सुनो, बहुत सारे लीडर कहते हैं कि ये लोगों की मदद करना, उनको घर पहुंचाना, इलाज कराना, उनके वोट लेना हमारा काम है। ये कैसे बीच में कूद पड़ा है? सर वो भी सर अच्छा ही काम करते हैं, सब लीडर्स अच्छा ही काम करते हैं, पर मुझे लगता है कि हमारी साइकी कई बार हिंदुस्तान की हो जाती है कि भैया हमने अपने इसको लीडर चुना है और इसका काम अभी करते रहे। प्रॉब्लम जनता को नहीं है, प्रॉब्लम उन नेताओं को है। संजय राउत शिवसेना के नेता हैं जी। जब आपने लोगों को बसों में बैठाकर भेजना शुरू किया तो उन्होंने लिखा कि कुछ राजनीतिक दल बड़ी चतुराई से सोनू सूद को महात्मा बनाने में लगे हुए हैं। जी, मुझे पता है सर। तो आई थिंक सर परसेप्शन मैं तो उन्होंने कहा कि सोनू सूद का चेहरा आगे करके महाराष्ट्र की सरकार को बदनाम कर रहे हैं। पर सर आप देखेंगे कि अलग अलग पार्टियों के बयान बदलते गए, मुझे अलग अलग पार्टियों में शिफ्ट करते रहे लोग, पर मैं तो आज भी नहीं, उनकी बातें तो काफ़ी सारी थी। उन्होंने ये भी कहा कि लॉकडाउन में जब किसी को परमिशन नहीं थी तो सोनू सूद को बसें चलाने की परमिशन किसने दी? सर उस समय मैं महाराष्ट्र में था, तो मैंने महाराष्ट्र से, मैं तो कोई ऐसा पुलिस स्टेशन नहीं, कोई ऐसा जगह नहीं जहाँ पर नहीं परमिशन लेके आया। तो परमिशन तो सर मैंने ऑफिशियली सबको भेजा था। उन्होंने कहा कि ये तो मोदी के आदमी हैं। जी सर, मोदी जी के तो सारे आदमी हैं सर हम लोग। लेकिन आपको उनकी बातों से परेशानी तो हुई होगी जब उन्होंने कहा कि ये तो एक्टर है, पैसे दे के कुछ भी करवा लो। सर ऐसा नहीं था। मुझे जब उन्होंने बयान दिया था मुझे पता भी नहीं था। मैं तो उस रेलवे स्टेशन पे था, कहीं पे भिजवा रहा था, तो मुझे अचानक किसी का फ़ोन आया। किसी ने बोला कि यार तूने न्यूज़ देखा क्या? तो मैंने बोला देखा नहीं, क्या न्यूज़ है? तो कह ले कि यार ऐसा ऐसा कुछ बयान हो गया। मैं कोई बात नहीं सर, चलने दो, उनका बयान है तो कोई बात नहीं, बड़े हैं वो बोल सकते हैं। पर उस समय शाम तक वो काफ़ी बड़ी बात होगी तो मुझे खुद ही नहीं पता लगा। पर सर मुझे लगता है कि फर्क नहीं पड़ता सर, क्या बोलते हैं, सच्चाई फर्क तो पड़ा था, क्योंकि फिर शाम को आप चीफ मिनिस्टर को मिलने गए थे, उद्धव ठाकरे के पास शिकायत करने गए थे। नहीं, शिकायत नहीं करने गया था सर। मेरे कुछ कॉमन फ्रेंड्स हैं, तो उन्होंने बोला कि शायद कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि जब उन्होंने बयान दिया तो फिर जनता ने थोड़ा सा साथ दिया और थोड़ा सा आक्रोश दिखाया। तो फिर किसी ने बोला कि नहीं, मिल के आना चाहिए, क्योंकि आप न्यूट्रल। तो मैं सिर्फ उदय जी से मिलने गया था और उन्होंने बोला कि आई थिंक कुछ सम मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो हमारी तरफ से कोई बयान नहीं। तो आई थिंक इट वाज जस्ट कैजुअल मीटिंग सर। लेकिन बात वहाँ नहीं रुकी। फिर बीएमसी ने कहा कि आपने एक रेजिडेंशियल हाउस को होटल में कन्वर्ट कर दिया है, उसको लेकर के केस बना। सर वो ना मेरा खुद का बनाया हुआ नहीं था, वो पहले से ही था होटल। मैंने सिर्फ ये किया था कि जितने माइग्रेंट्स थे उस समय उनके पास घर नहीं थे, सड़कों पे थे, तो मैंने उनको सबको वहाँ पे ठहरा दिया था। तो जितने लोग थे माइग्रेंट्स जो थे वहाँ रुके हुए थे, तो मुझ पर फिर थोड़े से सवाल उठाए गए कि क्यों कर रहा है ऐसा काम। तो फिर शरद पवार के पास जाना पड़ा आपको? नहीं सर, शरद जी तो मैं वैसे ही मिलने गया था। कुछ उनसे मैंने कभी जिक्र भी नहीं किया इसके बारे में, ना कभी हेल्प मांगी कि मुझे बताएं। लेकिन आपको लग रहा था कि आपकी जो लोकप्रियता हो रही है, पॉपुलैरिटी हो रही है, पब्लिक सपोर्ट मिल रहा है, उससे ये लोग जलने लगे हैं? नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि जल रहे थे, बट ये है कि जब आप लाइमलाइट में आते हैं तो धुआं तो उठ रहा था। धुआं तो उठ रहा, आग भी लग रही थी सर बड़ी जगह पे। बट सर चलता है, मुझे लगता है फर्क नहीं पड़ना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। आई थिंक मेरी मदर हमेशा कहा करती कि ज़िंदगी में अगर स्पीड ब्रेकर्स ना आए तो समझ लेना तुम सही रास्ते पे नहीं चल रहे हो, अगर स्पीड ब्रेकर्स हैं तो मतलब सही रास्ते पे चल रहे हो। तो लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने तारीफ की थी। प्रियंका गांधी ने आपको फ़ोन किया? बिल्कुल, प्रियंका जी ने किया था। इनफैक्ट शी वॉज द फर्स्ट वन टू कॉल। उन्होंने कहा था कि बहुत अच्छा काम करें। स्मृति ईरानी जी, उन्होंने भी मुझे कॉल करके बहुत बूस्टअप किया था कि जस्ट कीप द गुड वर्क गोइंग। और आई थिंक ये मैटर करता है, आपको लगता है कि आप सही रास्ते। बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स के बयान देखे मैंने। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह थे उस समय जी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रावत थे जी, उड़ीसा के मुख्यमंत्री, सब लोगों ने तारीफ की, ट्वीट किया। जी सर, बिल्कुल। मैंने इनफैक्ट जब मैं फ़्लाइट शुरू की तो और बसें शुरू की तो सब स्टेट्स में जा रहा था। इनफैक्ट पहली जो फ़्लाइट उड़ी थी हिंदुस्तान में वो कोचीन के पास एर्नाकुलम एक जगह है सर, वहाँ पे करीबन 170-80 लड़कियां जो थी एक स्टिचिंग फैक्ट्री में काम करती, जो फंस गई थी। तो किसी ने बोला कि इनको निकालना है, तो फिर मैं उनको रात को, मैंने फ़्लाइट की स्पेशल परमिशंस निकलवाई वहाँ से, और एर्नाकुलम से उनको रात को मैं कोचीन लेके आया 3:30 बजे। और फिर मैंने सुबह, मुझे 1.5 घंटे की परमिशन मिली थी एयरपोर्ट खुलवाने की, और फिर मैंने उनको कोचीन से भुवनेश्वर लेके आया था। तो पटनायक सर जो है वहाँ के सीएम, उन्होंने बोला था कि थैंक यू सो मच फॉर सेविंग दीज
170 गर्ल्स, तो सबने सराहा था सर। आई थिंक दैट केप्ट मी गोइंग कि मुझे, लेकिन जो राजनेता होते हैं वो बगैर फायदे के किसी की सराहना नहीं करते। पर इस बार की थी सर। इस बार एक्सेप्शन था, बट आई थिंक आई मीन उनकी ग्रेटनेस थी कि दे एक्नॉलेज कि मैं ठीक कर रहा हूँ सर। मैं बस हाथ जोड़ के थैंक यू बोलता रहा सर, पीछे खड़ा था। मैं सुना है कि कुछ ऑफर करते रहे आपको। सर मेरे को आई हैं ऑफर, मैं बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट आई हैं जिनमें पहुंचने में शायद सालों लग जाते हैं लोगों को, वो ऑफर्स हुई हैं मेरे को। राज्यसभा भी ऑफ़र हुई कई दफ़ा, बड़ी कमाल लगता है सर, अच्छा लगता है। पर मुझे लगता था कि मैं शायद तैयार नहीं हूँ इसके लिए, थोड़ा वक्त है अभी उसमें आने के लिए। तो जब तक अंदर से पूरी तरह वो जोश ना आए करने के लिए, तो मुझे लगता है प्लंज नहीं लेना चाहिए। तो मैं कहा नहीं, मुझे नहीं करना। और कई ने बोला भी कि जो तुम्हें ऑफ़र कर रहे हैं तुम्हें पता है कि पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, लोगों की जनरेशन्स निकल जाती हैं उसको पाने के लिए। सो आई थिंक मेरे ज़िंदगी के लक्ष्य कुछ और थे सर, तो अभी भी। लेकिन सारी इमेज का राजनीति में फायदा नहीं हुआ। आपकी सिस्टर को आपने चुनाव लड़वाया जी, कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़वाया सर उसमें ना लेकिन हार गई। पर मेरी सिस्टर सर पहले से ही बहुत चैरिटी का काम करती है और आज भी करती हैं। आज भी अगर आप मोगा में जाके देखेंगे तो हमारे घर के बाहर लाइनें लगी रहती हैं, और शायद जो लोकल एमएलए उनके यहाँ कोई भी नहीं आता होगा, वो उधर से इधर ही भेज देते कि जाओ उनके यहाँ जाओ। तो मुझे लगता है कि वो हम लोग तैयार कभी थे नहीं सर, वी आर नॉट। नहीं, ये तो पक्का है। अगर तैयार होते तो पॉलिटिकल समझ होती, आपको पता होता है कि इस बार आम आदमी पार्टी की हवा है तो केजरीवाल से टिकट दिलवाते। तो केजरीवाल सर बड़े अच्छे हैं, उन्होंने भी इनफैक्ट ऐसा नहीं बोला था। पर सर हमें पता ही नहीं था क्या है, तो हम तो एकदम ऐसे थे कि यार कर रहे हैं तो जहाँ बिठा दिया बैठ गए, जहाँ खड़े हो गए। तो हम तो मकसद कुछ और था। तो सर जीतना हारना बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत सारे लोग जीतते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े मुद्दों पे ओहदों पे आते हैं, पर आई फील कि लोगों का दिल जीतना इंपॉर्टेंट है। और जब आपके दरवाजे पे जब लोग पहुँचते हैं तो आई थिंक वो आपकी असली जीत होती है। अगर आप जीते और दरवाजे पे कोई आया ही नहीं तो क्या फायदा ना सर जीतने का। नहीं, लेकिन आपको लगा कि स्ट्रेटेजी गलत हो गई, आम आदमी पार्टी से टिकट दिलवाते तो कोई मुश्किल नहीं होती? सर मुझे लगता है कि जीत जाते फिर क्या होता है सर, एक बन जाते, आप बन जाते, अच्छी बात है, और भी करते। आम आदमी पार्टी से भी अरविंद जी ने डेफिनेटली बोला था, पर जैसा हमने बोला कि सर हमें समझ ही नहीं था, हमें कुछ पता ही नहीं था ना हमने। या आप डर गए कि एक बार केजरीवाल से मिले थे तो इनकम टैक्स वाले आ गए थे? नहीं सर, ऐसी बात आप नहीं है। मिले उसके 19 दिन बाद मेहमान आ गए थे। अच्छा 19 दिन थे सर, मैं भूल गया कैलकुलेशन। आ गए थे सर, बट लाइक आई सेड कि मैं जब अरविंद जी से मिला था, मैं उनसे मिला था एक बड़ा कमाल का। मैं एजुकेशन में सर बड़ा सपोर्ट करता हूँ, अभी मेरे मदर प्रोफेसर थे, तो मैंने आज आप कोई भी फील्ड की बात करें, CA IAS, कोई हम लोग हज़ारों स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, तो अरविंद जी थॉट कि आई शुड बी द फेस ऑफ ए प्रोग्राम कॉल्ड देश के मेंटोर, कि भैया किस तरह लोगों को हम मेंटोरशिप करें। और मैं तो उसी का मेंटोरशिप का एक फेज़ बनने गया था। और जब वहाँ पे भी पूछा गया था, मैं तभी भी बोला था कि मुझे पॉलिटिकल कोई एम्बिशन नहीं है, तो मैं तो पढ़ाने आया हूँ बच्चों को, बट मे बी शायद लोगों ने कुछ और देखा होगा और घर पे मेहमान आए होंगे। पर कोई बात नहीं सर, हमने सबने एंजॉय किया। नहीं, लेकिन इनकम टैक्स वाले ऐसे ही आते हैं जैसे आजकल BBC के दफ्तर में आए हुए हैं। तो अच्छा सर, मैं तो जब मेरे घर पे आए तो मैं तो सुबह जब 5:30-6 बजे सुबह आए तो मैं तो उठ जाता हूँ जल्दी। तो जैसे ही आए तो मैंने बोला कि बोले कि सर हम वहाँ से आए हैं डिपार्टमेंट से। तो मैं कहा सर वेलकम, आप आइए। अभी मैं कहा पर ये बात ज़रूर है सर कि आप जितने भी 2 दिन 4 दिन जितने दिन भी रुकेंगे, आपकी ज़िंदगी का ये सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस होगा। और जब आप जाएंगे आप कहेंगे इतना मज़ा कहीं और नहीं आया जितना यहाँ पे आया। तो और उन्होंने बोला भी सर, जब वो गए भी तभी भी उन्होंने बोला मेरे घर पे कबर्ड्स में कोई लॉक नहीं है सर, मेरे यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हर चीज़ खुली है, मेरी कबर्ड्स ऐसी ही रहती है। हमारे घर का दरवाज़ा जो भी है वो भी लॉक नहीं है, उसको सुबह हम लोग खोल देते हैं, जिसको भी आना होता है अंदर आ जाता है, चले जाता है। तो जब उन्होंने कबर्ड्स खोली, ड्रॉर खोली, तो बोले लॉक ही नहीं है यार तुम्हारे यहाँ पे। मैं कहा सर ऐसे ही है, हमारे खुले ही रहते हैं घर, पूरा ऐसे ही रहता है। सो आई थिंक दैट वाज समथिंग दैट दे थॉट कि यार अरे बड़ी कमाल की जगह है। तो लेकिन जानने के बाद जो रिपोर्ट उन्होंने भेजी उसकी कुछ एक्सर्ट मेरे पास में है। जी सर। डिपार्टमेंट रेवेन्यू, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, उसका कहना है कि इनकम टैक्स की जांच में पता चला एक्टर सोनू सूद की कंपनियों में टैक्स इवेजन की बोगस एंट्रीज पाई गई और कैश के बदले चेक इशू किए गए थे।
तो सर मैं जो जो उन्होंने बोला, आज भी हम लोग एक एक डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, बट लाइक आई सेड, यू नो, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, दे आर वेरी ऑनरेबल और उनका पूरा हक बनता है जो भी करने के लिए। बट एक एक चीज़ जो थी, वी हैव सबमिटेड ऑल द डॉक्यूमेंट्स, और आज भी मैं आपके सामने शायद इसीलिए बैठा हूँ कि कहीं ना कहीं सब ठीक होगा। बट लाइक आई सेड, उनका काम उन्होंने किया, मैं एक अपना और काम बात कर रहा हूँ। लिखी उन्होंने, जी सर। जयपुर बेस्ड एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के साथ 175 करोड़ 175 करोड़ इसकी डूबियस सर्कुलर ट्रांजैक्शंस किए गए। सर ये मेरा कोई नहीं है, दिस वाज समथिंग विच आई ऑल्सो क्वेश्चन। मेरा जयपुर से कोई लेना देना नहीं, मेरा कोई इससे कोई दूर दूर तक कनेक्शन नहीं था। वो एक फर्स्ट जब हमने उसका अप्रूव दिया तभी पता चल गया था। आई थिंक वो कुछ और किसी के जुड़ के मेरे साथ आ गया था। मेरा कुछ दूर दूर तक इस क्लॉज के साथ कुछ नहीं था लेना देना। तो ये सब देख के आपको नहीं लगता कि किसी से पंगा नहीं लेना चाहिए, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो? सर मुझे लगता है कि ये एक्सपीरियंस आपको ज़िंदगी में और स्ट्रांग बनाते हैं। तो मुझे वो लाइनें याद आती हैं कि हौसला रख, एक समय ऐसा आएगा, हौसला रख, एक समय ऐसा आएगा जब घड़ी दूसरे की होगी और समय तेरा बताएगा। तो ऑल दीज एक्सपीरियंसेस सर मेड मी स्ट्रॉन्गर। मैं आपको छोटा सा सर एग्जांपल देता हूँ। एक जोधपुर का केस था, एक किसी का इलाज करना था। वो एक कम्युनिटी के लोग थे और उस बच्चे का लिवर ट्रांसप्लांट का केस था सर। वो 35-38 लाख रुपए उसके लग रहे थे उस बच्चे के। 8 साल का बच्चा था, शुभम नाम था उसका, जोधपुर का बच्चा। तो किसी मेरे दोस्त ने रेफ़र किया और मैंने बोला कि मैंने अपोलो हॉस्पिटल में बात किया हैदराबाद में, तो किया उसका कम करा के 35 से 28 लाख से मैंने बोला कि इनका बिल्कुल पैसे नहीं सर, मैं ही कर रहा हूँ इलाज। 18 लाख में हम लोग लेके आए। मैंने बोला कि आप इंतज़ाम करो, कितने पैसे इंतज़ाम करेंगे? तो उन्होंने बोला कि सर हम तो 2-2.5 लाख इकट्ठे कर पाएंगे। मैंने सीएम ऑफिस में फ़ोन करके मैंने बोला कि ये काम कीजिए आप सर, थोड़ा सा आप मदद कीजिए। सीएम ऑफिस से 10 लाख का चेक आया, 2-2.5 लाख इन्होंने किए, 6 लाख मैंने देखे सर, वो इलाज हो गया, 18 लाख का इलाज हो गया। जब 1-1.5 महीने बाद मेरे पास वापस बिलिंग आई तो मेरे पास 18 लाख की और बिलिंग जुड़ के आई अपोलो हॉस्पिटल से। मैंने अपोलो में बोला कि सर वो तो सीएम ऑफिस से 10 लाख आगे थे। तो गलती क्या हुआ कि सीएम ऑफिस से जो पैसे थे सर उनके पर्सनल अकाउंट में चले गए बच्चों के। तो मैंने उनसे फ़ोन किया, मैं कि सर आपके बच्चे को बचा दिया, आप हॉस्पिटल में तो जमा कर दीजिए। तो कहते नहीं सर, हमें बच्चे का फ्यूचर भी तो देखना है ना सर। तो मैंने बोला कि सर देखिए, अगर उसको नहीं बचाते तो बचता नहीं तो फ्यूचर कहाँ जाता है? कहते सर वो तो खर्च हो गया हमसे। तो जिन्होंने मेरे दोस्त ने रेफ़र किया, मैं तो आज तक उस बच्चे से मिला भी नहीं। सो मैं वो दोस्त को बड़ा बुरा लगा कि यार ऐसे बंदों की मदद ही नहीं करनी चाहिए आज तक। तो मेरे लाइफ के अंदर मुझे ऐसा लगा कि अगर कोई और किसी के साथ एक्सपीरियंस होता तो बोलता यार क्या लेना देना, दफ़ा करो, ये तो दुनिया नहीं है काम करने वाली। पर मुझे लगता है उसके बाद भी हम लोग करते रहे। तो सर ये मुझे लगता है हमारे टेस्टिंग वाटर्स होते हैं, हमें सिखाते हैं कि आपको क्या बंद नहीं करना। अगर आपने बंद कर दिया होता तो फिर तो सर आई थिंक वो मुझे ध्यान है कि अमिताभ बच्चन जब राजनीति में गए थे जी तो थोड़े ही साल बाद वापस आ गए जी, कहा कि ये गंदा नाला है, सेसपूल है। जी सर, जितना मैंने थोड़ा सा एक्सपीरियंस किया इस दौरान में, तो यस उंगली तो उठाते हैं लोग आपके पास। आप बोलते हैं कि अगर इस दुनिया में आना है तो अपनी पीठ जो है मजबूत रखनी पड़ेगी, क्योंकि शाबाशी भी इस पे देते हैं और छुरा भी इसी पे भोंकते हैं। तो मुझे लगता है कि उंगली उठाएंगे, अगर आप सुन सकते हैं तो आप सर्वाइव कर पाएंगे। अगर आप इमोशन से बहुत भरे हुए हैं और आपको लगता है, तो मुझे नहीं लगता कि हर बंदा यहाँ पे सर्वाइव कर सकता है सर। आप तो कहते हैं कि मैं भारत को जोड़ सकता हूँ जी, तो राहुल गांधी को बुरा लगेगा, वो निकले हुए हैं भारत जोड़ने के लिए। सर जो बंदा जोड़ सकता है जोड़ता रहे सर, अपने अपने लेवल पर। मैं भी कोशिश करता रहता हूँ सर। मेरे राहुल जी भी कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं, हम सबको भी करना चाहिए सर। और देखो आपने भी जोड़ दिया सर, सबको बिठा दिया साथ में। मैं कहूँगा सोनू, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वाकई में आपको इस काम को कंटिन्यू रखना चाहिए, और जो सावधानियां बरतनी है वो तो है ही ज़रूरी। पब्लिक से पूछते हैं, जनता में जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप इतने काम करते हैं, जैसे वर्कआउट हो गया, एक्टिंग हो गई और सोशल वर्क हो गया, पर आप इन चीज़ों को टाइमली मैच कैसे करते हैं? मुझे खुद ही नहीं पता है भाई कैसे करते हैं। तो सही पूछो तो मतलब आइडिया ही नहीं है, पता नहीं कैसे होता है। बट जब आपको मज़ा आने लगता है ना, जैसे आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है, आप एंजॉय करने लगते हैं, फिर आप थकते नहीं हो उसमें अंदर। मैं कोविड के दौरान, मुझे याद है सर, मैं 22-23 घंटे मैं रोज़ जागता था
और कई कई दिनों तक जागता रहा, 1 आध घंटा कई बार सोने को मिला, लेकिन थकते ही नहीं थे। और आज आप देखिए कि अगर आप नहीं भी कुछ करते तो आप थोड़ी देर बाद थक जाते हैं, आपको सोना आता है, नींद नहीं आती। सो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो आपका मेंटल गेम रहता है कि टाइमिंग कैसे मैच करना है। समय होता नहीं है किसी के पास, पर अगर आप हाथ शायद वो पूछ रहे थे कि दिन भर लोगों की सेवा में लगे रहते हैं, एक्टिंग कब करते हैं? मेरी अभी एक फिल्म शुरू होने वाली, मेरे डायरेक्टर बोले इसको तो पहले फ़ोन पकड़ के रखो, आधे टाइम तो उसकी चैरिटी चलती रहती है, एक्टिंग कब करवाएंगे? तो कहीं ना कहीं सफ़र ज़रूर होती है, बट लाइक आई सेड कोशिश करता हूँ बैलेंस करने की, बट दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है अभी। मेरा यह सवाल है कि आपकी कौन सी नई मूवी आने वाली है? जी, मैं अभी एक फ़िल्म कर रहा हूँ, फतेह सर, साइबर क्राइम के ऊपर फिल्म है। इनफैक्ट वो भी इसलिए कर पाया क्योंकि मैं जब लोगों को हेल्प कर रहा था तो फ़ोन्स के थ्रू मेरे नाम पे फेक लोन्स देने के थ्रू बहुत सारे लोगों को चीट किया रहा था। हमने 200-250 तो मैंने FIRs कराई पूरे इंडिया में। तो मैंने जब उस पर रिसर्च करना शुरू किया तो मुझे लगा कि ये जो साइबर क्राइम है बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ा नेटवर्क है। सिर्फ बड़े लोग नहीं, छोटे, आज आपने देखा एम्स हैक हो गया, छोटे छोटे लोगों से पैसे निकाल लिए जाते हैं। तो उस पर मैंने वो सब्जेक्ट लिखा, डेवलप किया, खुद रिसर्च किया, लिखा भी, और कुछ राइटर्स को भी अच्छे साथ में लिया। सो वो फिल्म है फतेह। हम लोग अगले 10 दिन में ऑन फ्लोर जा रहे हैं, तो मे बी ईयर एंड पे आएंगे, एंड आई होप कि वी कैन एंटरटेन यू।